नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना अबरार खालिद। नाज़रीन, बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तानी मईशत बूम एंड ब्रस्ट के साइकिल से कब निकलेगी, क्योंकि माजी में देखा गया है कि कई मरतबा पाकिस्तानी मईशत का ग्रोथ रेट 5 और 6% तक पहुंचा और फिर वापस रिवर्स गियर लगा और 2 या 3% पर ग्रोथ रेट आ गया। बल्कि माजी में ऐसा भी हुआ है कि एक बार ग्रोथ रेट 8.25% पर पहुंच गया, लेकिन फिर उसका नतीजा हम ये देखते हैं कि माजी करीब में हमें यह भी सामना रहा है कि पाकिस्तानी जीडीपी की ग्रोथ रेट -1% पर आ गई। बिलाशुबा कारोबारी तबका मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जब सनत का पहिया चलता है तो ना सिर्फ लाखों लोगों को रोजगार मिलता है बल्कि हुकूमत को रेवेन्यू भी वसूल होता है और इसके अलावा बरामदात की मद में पाकिस्तान को ज़र मुबादला के कसीर ज़खायर भी मिलते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तनवीर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम हाशमी, को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं साकिब फ़ियाज़ मंगू, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। हमारे साथ एक्सपोर्टर भी हैं गुलाम दस्तगीर भट्ट, जो कि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी साकिब फ़ियाज़ मंगू साहब, आप ये बताएं कि ये जो हमारी मईशत का मुल्की मईशत का ब्रस्ट बूम एंड ब्रस्ट साइकिल है, इसकी क्या वजूहत है और कब हम इससे निकलेंगे कि एक बार हमारी मईशत 5%, 6% ग्रोथ पर चली जाती है लेकिन फिर हम 2-3% पर आ जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात हमें मनफी ग्रोथ का भी सामना करना पड़ता है। तो हम इस साइकिल से, इस विशेष साइकिल से कब तक निकल पाएंगे? मेरे ख्याल में ये जो SIFT की जो तंजीम जो ये एस्टेब्लिशमेंट हुई है, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है और इसके अंदर तमाम जो बिजनेस पॉलिसी है, इकनॉमी पॉलिसी है और वो इन तमाम चीज़ों को उसमें एड्रेस किया जा रहा है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में SIFT बहुत ही अच्छा हल है इसका कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी आएगी। इसी वजह से जो है हमारी इकनॉमी बेहतर हो सकती है और अगर ये सही तौर पे इसको मजीद इसमें बेहतरी लाई गई तो मेरे ख्याल में हमारी इकनॉमी में भी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी आएगी और हमारी इकनॉमी बेहतर होगी, ना कि ये जो होता है हुकूमत के आने जाने से जो हमारी इकनॉमी गिर जाती है या हमारी इकनॉमी ग्रोथ गिर जाती है, तो वो नहीं होगी। जी, मैं आपसे लदगयात हूँ ये भी सवाल पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त सनती शोबा, जो पैदावारी शोबा है, ख़ासतौर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या मसाइल और चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका हल क्या है? और साथ में ये भी बताइएगा कि आम इंतखाबात सर पर है और कोई 18 या 17 दिन बाद नया इलेक्शन होने जा रहा है, तो नए इलेक्शन के मुल्की मईशत के ऊपर क्या मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पे ऊपर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, हमारी जो है जो मेन हमें इस पर फोकस करना होगा वो करना होगा एनर्जी के ऊपर। कोई भी कंट्री जब तक एनर्जी एफिशिएंट नहीं होगी उसको जो है वो तरक्की नहीं कर सकती, उसकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकती और उसकी जो एक्सपोर्ट है, जो हमारे रीजनल कंपेटिटर्स हैं उनके साथ वो कम्पीट नहीं कर सकती। तो जब तक हम लोग एनर्जी एफिशिएंट नहीं होंगे, हमारी एनर्जी की प्राइसेस जो हैं वो मुनासिब प्राइस पर हमारी इंडस्ट्री को नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक हमारी ना एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और ना हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है। अब जो ये इंतखाबात होने जा रहे हैं तो इसमें अगर तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की कोई गवर्नमेंट आ जाती है तो वो तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, लेकिन अगर फिर वही कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी अगर, तो फिर उसमें वही होगा कि बहुत सारी चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है और इकोनॉमी पॉलिसीज भी उस तरह नहीं बन पाती और उसमें भी उस तरह कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। और अब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो फिर उसी तरह वो ऊंच और नीच उसमें आती रहेगी, उतार चढ़ाव उसमें आता रहेगा। मेरे ख्याल में जितनी गवर्नमेंट आने वाली स्ट्रांग होगी, जो इलेक्शन होने जा रहा है, उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। तनवीर हाशमी साहब, आपकी तरफ से आते हैं और ये जो फरमा रहे थे पॉलिसियों का तसलसल,
बात यह है कि पॉलिसियों का तसलसल बिल्कुल ज़रूरी है। इसकी क्या वजह है कि क्यों हमारी पॉलिसियाँ बार-बार बदलती रहती हैं और हम इस विशेष सर्कल से नहीं निकल पाते कि बूम एंड ब्रस्ट कि एक बार हमारी मईशत 5% से ऊपर जाती है ग्रोथ रेट और फिर हम वापस नीचे आ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? आप मईशत को रिपोर्ट करते हैं, तवील अरसे सीनियर सहाफ़ी हैं, आज खुलकर बताएँ हमारे नाज़रीन को। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात किसी भी मुल्क के लिए वो सियासी इस्तेकाम है और पॉलिसियों का तसलसल और गैर यकीनी सूरत हाल का ख़ात्मा। जो भी मुल्क इस सिचुएशन में आता है कि उसमें सियासी इस्तेकाम हो, हुकूमतें तसलसल के साथ हुकूमतें रहें, वो अपनी पॉलिसियों पर अमल करें और गैर यकीनी की सूरत हाल ना हो। आप जानते हैं कि जो मईशत है ये इसका डायरेक्टली जो ताल्लुक़ है वो आपके एतमाद पर है। जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके मल्टीलैटरल इदारे हैं, जो दूसरे मुल्क हैं, जिन्होंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने आपके साथ तिजारत करनी है और आपके अंदर जो कारोबार हैं और कारोबारी लोग और बिज़नेस तबका, उस तमाम के एतमाद के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आए। हुकूमतें जो हैं वो अपनी पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद कर सकें और वो पॉलिसियाँ जो हैं वो उसका इम्पेक्ट फिर मईशत की उस पायदारी पर आता है। आप देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि जीडीपी हमारा 5% पे गया है, इससे ज़्यादा भी गया है, लेकिन अब एक वक्त वो आया कि वो ज़ीरो पर चला गया और अब हम उसकी तवक्को कर रहे हैं कि 2 पर आएगा, जबकि हमारी आबादी जिस तसलसल से बढ़ रही है वो 2.6% के रेशो से बढ़ रही है। आप जानते हैं कि जो किसी भी मुल्क की जीडीपी जो है वो आबादी के तनासब के हिसाब से होनी चाहिए, उससे बहुत डबल होनी चाहिए। अगर जितनी आबादी बढ़ रही है उससे डबल होनी चाहिए, तो तब आप अपनी जो पॉलिसियाँ हैं, जो माशी जो अशारिये हैं, वो मुल्क को इस्तेकाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप पिछले माजी करीब में आप देखते हैं कि हुकूमतें हमारी जो हैं वो उस बदलती रही हैं, इस वजह से पॉलिसियों में भी। लेकिन हुकूमतों के साथ पॉलिसी क्यों बदलती है? क्या दूसरे मुल्कों में ऐसा होता है जिन मुल्कों ने तरक्की की है, हमारे खित्ते में भी, इस रीजन में भी और दूसरे खितों में भी, तो वहाँ पर तो पॉलिसियाँ नहीं बदलती, यहाँ क्यों बदलती हैं? जी रान साहब, इसकी बहुत अहम और बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि बड़ी ऐसी सूरत हाल है। हमारे सबसे ज़्यादा जो इदारे हैं स्पेशली, और हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेशन की कमी है इदारों के अंदर और सूबाई और वफाकी हुकूमतों के अंदर, जो मैशत है किसी मुल्क की वो इदारों ने और इदारों के साथ साथ सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान पॉलिसियों पर अमल दरामद से होती है। हमारे यहाँ तमाम जो इदारे हैं उनकी अपनी अपनी सिमत है, वो वहाँ मुत्तहिद होकर उन पॉलिसियों पर कोऑर्डिनेशन के साथ अमल दरामद नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पावर सेक्टर देख लें, इंडस्ट्री देख लें, आप बाकी जो इदारे हैं उनको देख लें कि वो अपनी डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं और वो जो ही हुकूमत बदलती है तो उनकी पॉलिसियाँ भी, और वो देख रहे होते हैं, बल्कि जो हमारे यहाँ जो पॉलिसी जो अफसरान हैं, जो हुकाम हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं और जो ही हुकूमत बदलती है वो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अब कोई हुकूमत आएगी तो हम कोई काम करेंगे। आपने भी फील्ड का तजर्बा है, आपने रिपोर्टिंग की है, मैंने भी किया है। तो मैं ये देखता हूँ कि जिस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट या कोई दरमियान की हुकूमत आती है, जब गैर यकीनी सूरत हाल हो जाती है कि पता नहीं ये हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, इस मरतबा तो अफसरान जो हैं वो काम करना रोक देते हैं। इस हुकूमत को, निगरान हुकूमत को स्पेशल पावर दी गई और SIFC का इदारा बनाया गया और मौजूदा हुकूमत में कई इन्वेस्टमेंट के मुहदे हुए। आप इस वाले क्या समझते हैं, मौजूदा निगरान हुकूमत का किरदार कैसा रहा है? रान साहब, मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत ने बहुत ही पॉजिटिव काम किए हैं, क्योंकि जो इससे पहले 18 महीने की हुकूमत रही है उसमें के अंदर जिस कदर महंगाई हुई है और जिस तरह से जो मसाइल आए हमारी मईशत के लिए एक बुरानी कैफियत में चली गई थी, तो निगरान हुकूमत के आने के बाद आप देखते हैं कि एक ठहराव सा आ गया है। IMF की किस्तें मिलना शुरू हो गई हैं, स्टैंड बाई एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद रुपए की कदर में भी बेहतरी आई है, उसमें बेहतरी आई है, हमारे एक्सपोर्ट बेहतर हुई हैं और इवन देन हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर बेहतरी हुई है। और ख़ास तौर पर SIFC, जैसा कि पहले जिक्र किया गया, SIFC ने एक बड़ा जो हमारा टर्निंग पॉइंट आया है, इससे हमारी मैशत के अंदर और ख़ास तौर पर जो बाहर के मालिक हैं और बिजनेसमैन हैं
उनको एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है कि यहाँ, और वो एतमाद उनका बड़ा है कि अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो एक जो है ना उनके उसको उनको फ़ायदा मिल सकता है, और वो काफ़ी अरसे तक इस इन्वेस्टमेंट से मुल्क के अंदर जो है वो पाकिस्तान में उसको दवाम बख्श सकते हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के ये इस तसलसल को जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान में सनती शोबे और ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही हैं पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक्सपोर्ट जो है हमारी, ज्यादातर हमारी जो 70% एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर का मुनस्सिर है। और इस वक्त एक्चुअली क्या है कि ये नहीं है कि पाकिस्तान में क्राइसिस है, इस वक्त पूरी दुनिया में क्राइसिस है, यूरोप में क्राइसिस है, और उधर भी हमारी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है उधर उसकी अभी डिमांड कम है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ यही वजह नहीं है हमारी एक्सपोर्ट की कमी की डिमांड कम है। एक्चुअली हम लोग अब compete नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो हमारे रीजन कंपेटिटर्स हैं उनके साथ हम compete नहीं कर पा रहे हैं। हमारी एनर्जी प्राइसेस इतनी ऊपर हो गई है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इधर इतनी ऊपर हो गई है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हम लोग उसको उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी, अभी तक हमने पिछले 8-10 सालों में कोई भी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम नहीं किया है। हमारी जो एडिशनल एक्सपोर्ट्स हो रही थी सिर्फ वही हो रही हैं, और हम उनमें कोई भी वैल्यू एडेड किस्म की हाई टेक प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी तक हम लोगों ने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं किया। हमारी किसी इंडस्ट्री ने, हमारी किसी और शोबे ने अभी तक कोई भी जो है वो नॉन एडिशनल आइटम्स के ऊपर हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी है। और कितनी आइटम्स इधर से एक्सपोर्ट हो सकती हैं। हमारा मुल्क जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग तवज्जो दें। इस वक्त फूड आइटम्स की सारी दुनिया में डिमांड है। पूरी दुनिया इस वक्त कोई भी फूड की प्रोडक्ट्स हो उसकी डिमांड है, और वो पूरी दुनिया से इंपोर्ट कर रही हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर ऑपरेट एग्रीकल्चर की तरफ आए। अपनी जो हमारी यील्ड है और स्क्वायर फीट जो इंडिया में है वो हमसे डबल यील्ड को देते हैं एग्रीकल्चर में, और हम लोगों की उससे आधी है। तो हमें ये चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट जो तरीक़ेकार हैं वो एग्रीकल्चर में हम लोग इम्प्लीमेंट करें और अपनी फूड आइटम्स को बढ़ाएं। तो इससे हमारी बहुत सारी वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमें जो है वो आईटी के शोबे के ऊपर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसके लिए हमें, अगर हम आईटी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। और अगर हम इसकी अभी जो है वो तकरीबन 2 अरब डॉलर की हमारी ये इसकी एक्सपोर्ट है। इसको मेरे ख्याल में हम बड़ी आसानी से 5-6 अरब डॉलर तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। इंडिया इस वक्त जो है वो 1500 डॉलर अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी इंडस्ट्री में। तो हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर खास तौर पे तवज्जो दें। फिर दूसरा एक हमें जो तवज्जो देने की ज़रूरत है वो हमारे स्किल्ड लेबर है। यहाँ पर हम 25 करोड़ की आबादी है हमारी पाकिस्तान में, और हम लोग जो हैं वो स्किल्ड लेबर को भी बाहर भिजवा के और फिर उसके जरिए जो फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज इधर आ सकता है उसके ऊपर भी हमें तवज्जो देनी होगी। अभी हम जितनी भी हमारी ज़्यादातर 60-70% जो लेबर जाती है बाहर वो अनस्किल्ड होती है। तो इसकी वजह से हमें वो फॉरेन रेमिटेंस नहीं आ पाती हैं जो कि आनी चाहिए। हमें इस बात को भी ये देखना होगा कि यूरोप ममालिक में, मिडिल ईस्ट में
किन शोबों में उनको जरूरत है हमारी लेबर की या हमारी वर्किंग फोर्स की। तो हम अगर उसके मुताबिक उनकी ट्रेनिंग करेंगे, इधर ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग सेशन कराएंगे या खास तौर पे जो इंस्टीट्यूट बनाएंगे उसके लिए कि जिसकी डिमांड हो उधर फॉरेन कंट्रीज के अंदर, और फिर उसी हिसाब से हम अपने लोगों को स्किल्ड करें और उनको बाहर भिजवाएं। तो इससे भी हमें काफी फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है और इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपोर्ट कह सकते हैं। ऐसे कि आपने बोला कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो इकदामात हैं, मेरे ख्याल में हमें ये सारी चीज़ों को अगर करें तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही आसानी के साथ कोई 20-30% इसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ बढ़ाई जा सकती है। जी, एक्सपोर्टर को इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और ख़ास तौर पर वो एक्सपोर्ट्स जो कि नॉन ट्रेडिशनल हैं और नॉन ट्रेडिशनल कंट्रीज़ की को भेजी जाती हैं, ख़ास तौर पर मतलब जो यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, अमेरिका हो गया, इसके अलावा जो ममालिक हैं अफ्रीका वगैरह, इन रीजन्स को जो एक्सपोर्ट जाती हैं, उन एक्सपोर्टर्स को कौन कौन से चैलेंजेस और मसाइल दरपेश हैं और उनका हल क्या है, और ख़ास तौर पर पेमेंट का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह अमल कर रहा है, और इसके अलावा मुल्की मईशत के ऊपर भी आप रोशनी डालें। कि एक्सपोर्ट के हवाले से देखें, कभी भी किसी भी मुल्क में अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है दूसरी दुनिया में तो हमें सबसे पहले उसकी कॉस्ट पे हमें देखना पड़ता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे मुल्क में हम एक चीज़ बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट जब हमने बेचने जाना है बाहर दुनिया में हमने मुकाबला करना है तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब जो पिछले चंद महीनों से या सालों से जो मामला स्पेसिफिकली एसएमईज की मैं बात करता हूँ, मैं हाई एंड इंडस्ट्री की बात नहीं करता, मैं सबसे पहले एसएमईज की बात करता हूँ जी, कि एसएमईज को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, वो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो। इन चीज़ों के बाद क्योंकि पाकिस्तान में ये भी एक हमारी समझ लें एक बदकिस्मती है कि यहाँ पे वेंडर इंडस्ट्री कम है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमें बाहर से सोर्स करना पड़ता है। डॉलर की एप्रिसिएशन और रुपए की कदर में गिरावट की वजह से वो कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब तो जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो हम इंटरनेशनल मार्केट में जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो हमें वो पजीराई नहीं मिलती जो आज से चंद साल पहले हमें मिलती थी। इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं, अभी फ़याज़ मकबूल साहब ने भी बात की कि जो स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए एक्सपोर्ट के वाले से, मैं यहाँ पे बिल्कुल उनकी बात को इंडोर्स भी करता हूँ, लेकिन जो हम एक फैक्टर को भूल जाते हैं ना जी, वो है एसएमईज को। हमने कभी भी एसएमईज ना ऑन बोर्ड लेते हैं स्ट्रेटजीज में। देखें, एसएमईज की मैं क्यों बात करता हूँ, मेजॉरिटी पाकिस्तान में लोग जो काम करते हैं वो एसएमईज के हाँ साथ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि एसएमईज ही होती हैं जो बाद में बड़ी कंपनीज बनती हैं और बड़ी बनती कंपनियां पर हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां बनती हैं, तो आप बनती दुरुस्त हैं। कह रहे हैं। लेकिन आप हमें ये भी बताएं कि अफ्रीकी कंट्रीज और दीगर ऐसे ममालिक के लिए जो एक्सपोर्ट जाती हैं उनकी पेमेंट का मैकेनिज्म में क्या क्या इश्यूज दरपेश होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे अफ्रीका की आप बात कर रहे हैं, अफ्रीका पाकिस्तान प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स उस स्टैंडर्ड्स की नहीं होती जो हम यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत कम तादाद में मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में है जो बनाते हैं। मिडल ईस्ट हो जाए या अफ्रीका हो जाए, वो पाकिस्तान को इस तरह से अट्रैक्ट करता है कि हम अगर अपनी भी बात करें, अपनी इंडस्ट्रीज की बात करें, तो अफ्रीका इज हॉट केक फॉर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एट द मोमेंट। लेकिन जी, उसमें इशू ये आता है कि जब हम कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में, तो वहां से पेमेंट राउटिंग का तरीकाकार भी इतना ही डिस्टर्ब है जितना कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में था, कि वहां से भी डॉलर की पेमेंट वहां डॉलर थ्रू बैंक नहीं आ सकते। पहले क्या होता था कि आज से 3-4 साल पहले कि अफ्रीकन पाकिस्तान आते थे, यहाँ पे कैश डॉलर दे जाते थे, कैश डॉलर चूंकि पाकिस्तान बैंक एक्सेप्ट कर लेते थे, तो हमारा ये सिस्टम एक चलता रहता था। एफएटीएफ में आने के बाद व्हाट्सएवर क्या एक दो मिसाइल जो बैंकों को फेस करने पड़े कि वो कैश डॉलर की ट्रांजैक्शंस को बैंक्स ने, स्टेट बैंक ने बैन कर दिया, जिसकी वजह से अफ्रीका को एक्सपोर्ट मुतासर हो चुकी है हमारी अभी तक, जो कि अभी तक भी स्टेबल नहीं हो सकी। बार बार हमारे
इनके गवर्नमेंट के साथ कन्वर्सेशन के साथ, चूंकि बड़ी हेल्पफुल है गवर्नमेंट में इन मामलात में कि कम से कम वो एसएमईज को सुनती है और एक्सपोर्टर की बात को सुनती है। लेकिन यहाँ से जो पेमेंट का तरीकाकार है वो थ्रू बैंक अफ्रीकन को बहुत इशू है, और थ्रू क्या बैंकिंग क्या अफ्रीकी ममालिक के एलसी एक्सेप्टेबल नहीं है? एलसीज भी कुछ बैंक LC प्रोवाइड करते हैं। देखें, इशू वही है कि अफ्रीकन बैंक के पास भी डॉलर की शॉर्टेज है, वो भी कम से कम अमाउंट की एलसीज खोलते हैं ताकि फॉरेन एक्सचेंज बाहर से कम से कम जाए। ये एक इशू है अफ्रीका में। उसका बेहतरीन तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था, कैश डॉलर की ट्रांजैक्शन थी या कैश इंटरनेशनल करेंसी कोई भी, वो हमें यहाँ पे आके प्रोवाइड कर जाते थे, हम वहां पे अपने बैंक्स में जमा करवाते, जो एक्सेप्टेबल था, जो कि अब नहीं है। ये जो इशू है अफ्रीकी कंट्रीज और कुछ दीगर ममालिक के हवाले से कि एलसी आमतौर पर एक्सेप्ट नहीं होती या एलसी वहाँ पर बड़ी एलसी खुलती नहीं है, फिर क्या करते हैं एक्सपोर्टर के, इन्होंने दुबई में यूएई में ऑफिस कायम किए हुए हैं या अपने एजेंट रखे हुए हैं, वहाँ से पेमेंट आती है दुबई में कैश के ज़रिए या बैंक के ज़रिए, और फिर दुबई यूएई से वो एज ए रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आते हैं। फिर इनको इशू होते हैं बुक मेंटेन करने के, और वो उसको एक्सपोर्ट मनी शो करने के लिए भी इश्यूज होते हैं। तो आप फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये एक्सपोर्टर का इशू पॉलिसी मेकर्स के सामने कैसे उठाया जा सकता है? देखिए, ये वाले इश्यूज के ऊपर हम लोगों ने स्टेट बैंक से बात की है, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी ऑफिशियल पेमेंट आनी चाहिए, वो जो हमारी बैंकिंग चैनल हमारा स्ट्रांग नहीं है अफ्रीकन कंट्रीज में, तो उसकी वजह से हमें वो पेमेंट नहीं आ सकती है। ऑफिशियल वे में हमें वो पेमेंट नहीं आती, और फिर वो एमिटेंस की शक्ल में या हंडी की शक्ल में वो पेमेंट आती है। तो इसमें जो है वो हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक करना होगा, और हमें जो है वो बैंकिंग चैनल्स को ठीक करना होगा, और उसके लिए हमारी स्टेट बैंक से बात हो रही है, और हम लोगों ने एक इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई हुई है फेडरेशन में, और वो इंशाल्लाह अपनी तजावीज़ हमें मुरतब करके देगी, और फिर हम लोग इसमें जो भी इकदाम हो सकेंगे वो हम गवर्नमेंट को भी हम लोग मशवरा देंगे। और मेरे ख्याल में कि ये वाला जो है मसला वो हल हो जाएगा। गवर्नमेंट और हमारी फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो एक ही जब ऑन बोर्ड हो जाएगी, एक ही पेज पर आ जाएंगे, तो ये वाला मसला हम लोगों का हल हो जाएगा। जी तनवीर हाशमी साहब, यहाँ पर पाकिस्तान में देखा जाए तो एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए 5 एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीमें चल रही हैं एट ए टाइम, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि उन एक्सपोर्ट स्कीमों की खिलाफ वर्जी होती है, अंडर इन्वेस्टिंग भी होती है। वो प्रोडक्ट्स, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल मखसूस की हुई है, उनकी प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट में बड़े पैमाने पर सप्लाई होती हैं, ये भी हमने देखा है, अंडर इन्वेस्टिंग भी होती है। इसका क्या हाल है? और दूसरा ये है कि जिस तरह गुलाम दस्तगीर भट्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान में खाम माल की इंडस्ट्री नहीं है, सारा खाम माल बाहर से आता है। जैसे ही रुपया डिवैल्यू होता है तो खाम माल महंगा हो जाता है और कॉम्पिटिटिव नहीं रहती पाकिस्तान की इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहती है। इसका क्या हाल है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा हमारे यहाँ ड्रॉबैक यही है कि हमारे यहाँ जो ख़ाम माल है वो नहीं बनता और ना तैयार होता है, और हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरे मुल्कों से ख़ाम माल को दरामद करने में, जिसकी वजह से हमारी जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है उसको भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर जब हमारे जिस तरह से माशी मसाइल आते हैं, जैसे पिछले दिनों आया था और हमने दरामदात को रोका, तो उसमें अभी ख़ाम माल का भी प्रॉब्लम आई, बाद में उसको रिलैक्सेशन दे दी गई। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत नई आई वो इस पर तवज्जो दे कि पाकिस्तान में ख़ाम माल की इंडस्ट्री लगे, और तमाम ख़ाम माल, चाहे वो फार्मास्यूटिकल का हो, चाहे वो दूसरी इंडस्ट्री का हो, वो यहाँ पर तैयार हो, केमिकल्स हैं या दूसरे हैं, उनको हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। ये एक बहुत ही ज़रूरी इक़दाम है। इसके लिए क्या करना होगा? क्या खाम माल की इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ख़ाम माल की इंपोर्ट को तो हम अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ना करना चाहिए,
क्योंकि इससे हमें हमारी एक्सपोर्ट पर भी फ़र्क आएगा और हमारी जो है इंडस्ट्री भी जो है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी जो है असरात मरतब होंगे। हमें ज़रूरी ये है कि वो इंपोर्ट तो आती रहे, लेकिन ख़ाम माल के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ कि ख़ाम माल यहाँ पर तैयार हो, इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिए जाएँ, महारात दी जाएँ, और इसके साथ साथ जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए स्पेशली, जैसे जो हमारे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बने हैं और रशिया कई का जो इकनॉमिक जोन हमारा कंप्लीट हो गया है, वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगे वहाँ पर ज़्यादातर उनको तरजीह दी जाए कि वो ख़ाम माल की इंडस्ट्री लगाएँ। इस तरह की जो पॉलिसियाँ अगर बनाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत इन द लॉन्ग रन हमें ज़रूरत भी है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान आप देखें तो एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें तो हम इवन ख़िते में भी और बाकी दुनिया में भी बहुत पीछे चले गए हैं। उसकी चाहे वजूहत हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है या और वजूहत हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें डॉलर को मुल्क के अंदर लाने के लिए एक्सपोर्ट को, जिस तरह की अभी हुकूमत जो वज़ीर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने 100 अरब डॉलर पर लेके जाना है, और 100 अरब डॉलर पे लेके जाने के लिए हमें बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, हमें रुकना नहीं पड़ेगा। अगर हमने फिर हमारी पॉलिसियों के अंदर रुकावट आई तो हमारे लिए जो मसाइल हैं माशी, इस वक्त जो मसाइल हैं शायद ये अभी कुछ सालों के बाद ये और दुगने हो जाएं। हमें अभी से जो हमारी नई हुकूमत आए वो उसको चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह वसाइल दिए हैं, एग्रीकल्चर से लेकर हम तमाम जो है यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें वो वसाइल भी और हम इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। ज़रूरत इसके है कि इस पर पॉलिसियाँ बनाई जाए और उनको तसलसल के साथ उस पर अमल दरामद किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने ख़ास तौर पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया जो कि काफ़ी अरसे से ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक्सपोर्ट में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। ब्रेक थ्रू देने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया कि 2030 तक पाकिस्तान की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। तो इस हवाले से हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साकिब फयाज मंगू साहब से पूछते हैं, आप क्या समझते हैं इसने कितना मुस्बत असरात डाले हैं पाकिस्तानी मईशत के ऊपर, और कितना ये ऐलान अप्रिशिएटेबल है, और इसके लिए क्या क्या इक़दामात करने चाहिए हंगामी बुनियादों पर ताकि एक्सपोर्ट का ये हदफ हासिल किया जा सके? हमें अपनी सबसे पहले जो है वो एनर्जी सेक्टर को देखना होगा। फिर जैसे कि अभी बात हो रही थी कि हमें इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो है, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसकी इंडस्ट्री हमें इधर स्टैब्लिश करनी होगी। हमें अपनी सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक हमारी एक्सपोर्ट या हमारी जो एक्सपोर्ट की कॉस्ट है वो हमारी प्रोडक्ट की वो ज़्यादा है, क्योंकि हमारा 80-90% जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है, और तमाम ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है वो केमिकल्स के ऊपर होता है जी। तो हमें अपनी केमिकल इंडस्ट्री को जो है वो हमें प्रमोट करना होगा, उसको सपोर्ट करना होगा, और केमिकल इंडस्ट्री के लिए स्पेशल जोन्स बनाने होंगे, और उसमें हमें मराद देनी होगी कि जो भी कोई केमिकल इंडस्ट्री लगाएगा या इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री लगाएगा तो हमें उसको सपोर्ट करना होगा। जो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज इधर आएंगी तो उससे हमारी जो है वो जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट कम होगी, और हमें फिर उसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो भी बनाने होंगे। और मैं खास तौर पे ये इधर कहना चाहूँगा कि सिंध के अंदर भी हमें जो इंटीरियर सिंध में हमारे पास काफ़ी ज़मीन है और उधर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन हमें इस तरह के उधर जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं उधर और दूसरे जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं जो हमारे बिजनेसमैन हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उधर, तो हमें सिंध के अंदर इंडस्ट्रियल जोन्स को प्रमोट करना होगा और उधर
इंडस्ट्रीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा हमें उधर। तो इससे भी हमारी जो है वो एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है हमारी, और हमारी इंडस्ट्री, बेसिक चीज होती है कि जब हमारी इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रांग होगी, हमारी जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो कम होगी, तो फिर हम लोग उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए पूरा वो एक मैकेनिज्म होगा, ये नहीं है कि वो एक ऐलान कर दिया, वो हमारे साथ बैठे, गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे एजेशन में और हमें ऑन बोर्ड ले, हमसे सजेशन ले कि हम किस तरह इस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट बढ़ानी है वो बिजनेस कम्युनिटी ने बढ़ानी है, वो जी जी। प्राइवेट सेक्टर ने बढ़ानी है। तो अगर वो हमारे साथ बैठे तो फिर हम उनको उसके पूरी एक मैकेनिज्म बनाकर देंगे और हम लोग उनको सजेशन देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कुछ एक्सपोर्ट जो कह रहे हैं कि जी हम 100 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट को लेके जाएंगे, तो फिर उसमें शायद कुछ इसके अंदर कुछ पेशरफ हो सकेगी। लेकिन अभी तो SIFC में फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। इसके अलावा जो बड़े चैम्बर हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, और इस वाले से एक अच्छा काम भी किया जा रहा है। साकिब साहब, इस वाले से बताएं कि बिलाशुबा मौजूदा हुकूमत इन्वेस्टमेंट के वाले से काफ़ी कामयाबियां हासिल की, लेकिन एक सबसे बड़ा शोबा या एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी बिलाशुबा 30 अरब डॉलर के राउंड अबाउट रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान में हर साल, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हम एक पेपर पेन भी एक्सपोर्ट किए बगैर इतना बड़ा ज़र मुबादला हासिल करते हैं। लेकिन माहरीन कहते हैं कि ये कैपेसिटी से काफ़ी कम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है अगर उनके लिए साजगार माहौल हो, लेकिन बदकिस्मती तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो भी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों की आती है वो ज़्यादातर रियल स्टेट में क्यों जाती है, पैदावारी शोबे में क्यों नहीं आती है? इस हवाले से हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए, हमें हमारे कारोबारी शोबे को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बात की कि SIFC की, बिल्कुल उसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, लेकिन अब वो कितनी फाल है ये आगे हमें देखना होगा कि उसमें जो है वो कितनी उसको एक्टिव रखती है बिजनेस कम्युनिटी के किरदार को, और कितना वो ऑन बोर्ड देती है। अगर वो किस तरह मैंने कहा कि ऑन बोर्ड लेगी और उसमें जो इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में हमसे मशवरा किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में एक अच्छे नताइज जो हैं वो बरामद होंगे। आपने दूसरी बात की ओवरसीज पाकिस्तानी की, मैंने पहली बात की है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे हैं, हमें स्किल्ड लेबर के ऊपर तवज्जो देनी होगी, हमें ट्रेनिंग जो है वो सेंटर्स कायम करने होंगे, और हमें उनके साथ जो वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं और जो दूसरी कंट्रीज हैं, उससे हमें पूरी कम्युनिकेशन हमें करनी होगी कि उनको किस किस्म की लेबर फोर्स चाहिए या वर्क फोर्स चाहिए, या उनको जो है वो किस कैलिबर की ह्यूमन रिसोर्सिंग वो कर रहे हैं। तो हमें उसी हिसाब से इधर उनको तैयार करना होगा। और फिर आपने बात की कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इधर सिर्फ रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। देखिए, जो ऑलरेडी इधर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका जब वो हाल देखते हैं कि उनको कितने मसाइल हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको इधर ना बिजली मिलती है, ना गैस मिलती है, ना पानी मिलता है। अभी सर्दियों में जो है वो गैस की शॉर्टेज हो गई है और हमारी इंडस्ट्री बंद होने के करीब आ गई है। जब ये देखा गया कि जब भी मौसम सरमा आता है तो हमें ये मसाइल का, गैस की शॉर्टेज का मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग इसकी पहले से क्यों नहीं तैयारी करते? क्या कोई मौसम सरमा हमें पता है कि हर साल आना है, कोई ये अचानक कोई वो किसी आफत की सूरत में नहीं आता, वो हर साल आना है और हमें उसका पहले से बंदोबस्त करना चाहिए। हमें अपने जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसको हमें कंट्रोल करना होगा, हमें फ्यूल से एनर्जी बना रहे हैं उसको हमें कंट्रोल करना होगा। अभी तक हम
जो जो बेसिक हमारी जो एनर्जी बनती है वो फर्नेस ऑयल है, कोल है, जो इस किस्म के फ्यूल्स हैं, उससे हमारी जो है वो बिजली बनती है। हम जब तक हम लोग जब तक हाइड्रो हाइड्रो पावर से बिजली नहीं बनाएंगे या हम लोग डैम्स नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हमारी एनर्जी की कॉस्ट नहीं हो सकती है। जी तो ये जो सारे मसाइल हमारे इंडस्ट्रियल जो ऑलरेडी इधर सामना कर रहे होते हैं, तो जब ओवरसीज पाकिस्तानी इन सब चीजों को देखते हैं और जो ऑलरेडी इधर काम कर रहे हैं, तो वो उससे फिर अवॉइड करते हैं और वो सिर्फ यही बेटर समझते हैं कि अपनी जो सेविंग्स हैं वो रियल स्टेट के अंदर ही हम लोग लगाएं कि ना कि कोई इंडस्ट्री की तरफ आए। गुलाम दस्तगीर भट्ट साहब, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए खासतौर पर जो हुकूमत का जो टारगेट है बरामदात $100 अरब तक पहुंचाने का, इस वाले से आप क्या तजावीज़ देंगे कि हुकूमत को और पैदावारी शोबे को क्या करना चाहिए कि यह हदफ हासिल हो सके? फिर मैं वही कहूंगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके मसाइल क्या हैं। हमें हमारी यहाँ पे चंद इंडस्ट्री के लोगों को बिठा के उनसे सजेशन लेके और उस पर अमल करवा दिया जाता है, लेकिन जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको ना ऑन बोर्ड लिया जाता है कि उनकी पैदावारी लागत, उनकी क्या मसाइल हैं गवर्नमेंट के साथ, क्या टैक्सेशन के मामलात हैं, क्यों नहीं कोई इस इंडस्ट्री में, पैदावार इंडस्ट्री में एप्रिसिएशन कर सकता। HR ह्यूमन रिसोर्स में देखें, एक हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं जो रिटेंशन है जी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय के न्यू एंट्री से, कि जो लोग ऑलरेडी काम पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, पहले उनके तफजात को दूर करें, पहले उनकी जो तफजात हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको दूर करें, बेशक उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, बिल्कुल करें। इसमें सबसे पहले देखें, अट्रैक्शन पैदा करनी पड़ेगी। जब अगर आपको $100 अरब की एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें अट्रैक्शन पैदा करने की लोगों का रुझान इधर लेके आना पड़ेगा। क्यों लोगों की रुझान इस तरफ कम है? क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री अपने मामला चलाती है, उसको गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो टैक्सेशन के मामलात हैं, ABCD इतने महकमे हैं जिनसे डेली जी। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने निबड़ना होता है, डेली उसने काउंटर करना होता है। इतने टेंस माहौल में जब वो काम करेगा, जब वो देखेगा कि रुपया डीवैल्यू हो रहा है, मेरी नहीं, पैदावारी लागत बढ़ भट्ट साहब रही आप है। दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मैशत को चैलेंजेस दरपेश हैं, हमें बायसियत एक कौम, एक कुर्बानी का जज्बे के साथ काम करना चाहिए कि हमेशा मरात याफ्ता जो तबका है वो कम कुर्बानी देता है और अवाम ज़्यादा कुर्बानी देते हैं। क्या इस वक्त बरात याफ्ता तबके को भी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए आगे बढ़कर टैक्स में इजाफे के लिए और हुकूमती आमदनी में बढ़ाने के लिए? क्या करना चाहिए, इस वाले से भी आप बताएं कि बरात याफ्ता तबका क्या कर सकता है? देखें, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कुर्बानी कुछ भी नहीं हो सकती एक इंडस्ट्री के लोगों के लिए, कि वो इतने मुश्किल हालात में भी इस मुल्क के साथ खड़े हैं, इस मुल्क में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस मुल्क में ही काम कर रहे हैं। देखें, ये एक फ्री इकॉनमी है, फ्री ट्रेड है, दुनिया में कोई कहीं भी जाके काम कर सकता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। जो दिया है इस मुल्क ने दिया है, इससे ज्यादा बड़ी कुर्बानी एक इंडस्ट्री के लोग क्या दे सकते हैं। बाकी आपने बात की टैक्सेशन की, मुझे आप बताएं कि अभी आपने बात की कि क्यों नहीं बाहर के लोग, ओवरसीज के लोग आते जी और इंडस्ट्री में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते और रियल एस्टेट में क्यों चले जाते हैं। उसका एक सबसे सिंपल जवाब ये है कि इंडस्ट्री में जब वो पैसा लगाते हैं, साल बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 से 10% मिलता है, जबकि रियल एस्टेट में जाते हैं तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50 to 100% उनको मिल जाता है। फिर जी जब वो इंडस्ट्री लगाते हैं तो उनको जितने ये गवर्नमेंट के मामला, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किए हैं, कि उसने अपनी लेबर, उसने अपने कस्टमर, वेंडर्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, उनके साथ पूरा साल काउंटर करना पड़ता है। फिर वो जाके एक प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसको बेचता है। इस सारे मामला के इंडस्ट्री वाले को करने पड़ते हैं, रादर देन जब वो रियल एस्टेट में जाते हैं, वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं करना, साल बाद उसकी एप्रिसिएशन बढ़ जाती है। जी अब मुझे बताएं कि जब आप टैक्सेशन को बढ़ाने की बात करेंगे, आप कह रहे हैं टैक्सेशन को बढ़ाएं,
बिल्कुल टैक्सेशन को बढ़ाएं। नहीं, मैं टैक्स रेशो नहीं कह रहा, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स बेस बढ़ाने की बात कर रहा हूं। और जब हुकूमत टैक्स लगाती है बरात याफ्ता तबके पर, जिस तरह सुपर टैक्स लगाया गया था, तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, हालांकि वो बहुत कमा रहे होते हैं। हमारे सामने उनकी एनुअल रिपोर्ट सामने होती हैं कि कितना कमा रहे होते, लेकिन फिर भी वो हुकूमत को मामूली सा इजाफी टैक्स नहीं देना चाह रहे होते। इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी कंपनी के लिए या अपनी प्रोजेक्शन की होती है 5-6 साल की, 10 साल की, कि मैंने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को 5 साल में इधर रखना है, 10 साल में यहाँ पे फ्लरिश करना है। जब आप टैक्सेशन या सुपर टैक्स जैसी कोई चीज लगाते हैं और साथ साथ पैसा डीवैल्यू जब होता जाता है, तो कंपनीज की कैपिटल श्रिंक होते जाते हैं। सपोज एक चीज, एक रॉ मटेरियल, मैं जब $100 का था, मैं ₹1 करोड़ लगाता था, तो मुझे टनेज ज्यादा मिल जाती थी। लेकिन अब उस ₹1 करोड़ से टनेज मुझे कम मिल रही है, क्योंकि उस रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ गई है पैसा डीवैल्यू होने की वजह से। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जब मेरा कैपिटल श्रिंक हो जाएगा तो मैं क्यों टैक्सेशन की तरफ जाऊंगा, और जब मेरा कैपिटल श्रिंक हो जाएगा मैं जाऊंगा बैंक की तरफ। जब मैं बैंक की तरफ जाता हूं, वो मुझे बता देते हैं जी आपको 25% ट्रस्ट रेट देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताएं कि इस हालात में कैसे आप इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि आप 100 अरब की एक्सपोर्ट लेके आ सकते हैं, कि जब एक इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए ना बैंक सपोर्ट करता है, क्योंकि 25% ट्रस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, और जब वो कोई लैंड भी परचेज करने जाता है अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, तो वहां भी उसको इतने मिसाल का सामना करना। और ख़ास तौर पर जो हमारा इतना बड़ा ताजर तबका है, पाकिस्तान में रोज़गार का सबसे बड़ा दरिया कारोबार है। दुकान लगा लो, खोखा लगा लो, रेडी लगा लो, कितनी बड़ी तादाद है जो कि अच्छा खासा कमाने वाले। मैं रेडी वालों की बात नहीं कर रहा। तो जब भी कोई भी हुकूमत मईशत को दस्तावेजी बनाने की कोशिश करती है, तो ये तबका रिजेस्ट करता है। इसकी क्या वजह है और इसका हल क्या है? जी राना साहब, बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा। इस वक्त की ज़रूरत है ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, जो आपने अभी क्वेश्चन किया था $100 अरब का, तो $100 अरब की ऐलान नहीं है, बल्कि ये मैं समझता हूं कि इस तरह के टारगेट मुतय्यन करने चाहिए, और ये बहुत अच्छा टारगेट मुतय्यन किया गया है। जब हम टारगेट ही नहीं रखेंगे तो हम इजाफा कैसे करेंगे? जब हम टारगेट ही नहीं रखेंगे तो हम कैसे, अभी 2030 की बात है, तो 6 साल में भी अगर हम $100 अरब पर नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते, या हम टारगेट ही नहीं रखते, तो फिर हम कहाँ जाना चाहते हैं? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें टारगेट ओरिएंटेड होकर चलना पड़ेगा। अगर हम एक टारगेट मुतय्यन करेंगे तो फिर इक़दाम भी करेंगे उसके लिए, कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें इंडस्ट्री को क्या मरा देनी है, एक्सपोर्टर्स को क्या देनी है, हमने दुनिया के अंदर कौन कौन सी कहाँ नई मंडियाँ तलाश करनी हैं, और अपनी कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं मज़ीद वैल्यू एडेड हैं उनको भी लेकर आना है, और प्रोडक्ट्स को टेक्सटाइल के अलावा भी लेकर आएँ। तो तब हम $100 अरब जाएंगे। जब टारगेट रखेंगे तो हम फिर बाकी चीज़ों को भी साथ साथ उसके स्टेप लेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा इकदाम है $100 अरब का। दूसरी जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंटेशन की, तो देखें हमें तो बहुत पहले ही 10-15 साल पहले ही डिजिटलाइजेशन की तरफ चला जाना चाहिए था। हमें हमारे तमाम इदारों को डिजिटाइज़ करना चाहिए था। जो आप देखते हैं ना, हमारी जो एक्सपोर्ट की स्कीमें हैं, जो उनकी वायलेशन होती है, उसकी वायलेशन होने की वजह यह है कि हम डिजिटल सिस्टम की तरफ अभी पूरी तरह नहीं गए। हमारा सिस्टम, अभी कस्टम का वी-बॉक्स सिस्टम लगाया गया था, उसकी ही इतनी वायलेशन हो रही थी कि अभी उनको दोबारा से उस सिस्टम को ख़त्म करके नया सिस्टम और मैकेनिज़्म लाने की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ऐसे डिजिटाइज सिस्टम की तरफ आएँ ताकि ये जो वायलेशन है ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन हो जाए हर चीज़ की। तनवीर हाशमी साहब, आप प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब फयाज मंगू साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और गुलाम दस्तगीर भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, बिलाशुबा निगरान हुकूमत ने बरामदात में इजाफे का एक बहुत बड़ा टारगेट लिया कि 2030 तक $100 अरब तक हमारी बरामदात पहुंच जाएंगी। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और बिलाशुबा तेज़ी से काम करना पड़ेगा और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे। लेकिन जहां तक ये बात की जा रही है कि ये बड़ा टारगेट लिया गया, बड़े टारगेट नहीं लेंगे। जब ख्वाब बड़े नहीं होंगे तो ताबीर कैसे मिलेगी? बड़े टारगेट लिए जाते हैं, बड़े चैलेंजेस, बड़ी कौमें बड़े चैलेंजेस लेती हैं। नाजरीन, अगले इतवार को फिर मिलेंगे। अल्लाह।